Hello students, good evening everyone. Now friends, in this session we are going to learn one word substitutions, and the same questions have already been asked in the previous year general competition examinations, और the same questions I have brought in front of you. तो एक एक करके इन 10 questions को, इन 10 one word substitutions को अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिकली एंड एटिमोलॉजी के साथ साथ, रूट वर्ड के साथ साथ, और लॉजिकली इनको अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. तो क्या है? दैट इज हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ. हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ? क्रिमिनल, स्मगलर, thief or fugitive. Now let me know the answer. ये शाबाश. और भी बताएं, सभी बताएं, रिप्लाई कीजिए बेटा. चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. कहते हैं जो रन अवे का मतलब है भाग जाना. जो भागता है किससे? जस्टिस से, न्याय से या कानून से जो भागता है. ठीक है ना, लॉ से, कानून से या न्याय से जो भागे. रन अवे मतलब भाग जाना. ठीक है. तो क्रिमिनल तो वो होता है जिसने जुर्म किया है, लेकिन क्रिमिनल तो उसमें जेल में भी हो सकते हैं. क्रिमिनल तो जेल में भी हो सकते हैं ना भाई. जुर्म किया और वो उन्हें सजा मिल गई तो वो जेल में हो सकते हैं. तो वो क्या हुए? क्रिमिनल. और ये कहता है कि वो भागा हुआ है, जुर्म करके भागा हुआ है. तो भागे हुए की बात कर रहा है, जिसने जुर्म किया है उसकी बात नहीं कर रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो गया, क्रिमिनल. ठीक है. हाँ, होशियार सिंह, शाबाश मेरा चीता. अगला जो है स्मगलर. अब स्मगलर जो होते हैं ना, होते वो भी क्रिमिनल है. स्मगलर्स जो हैं होते वो भी क्रिमिनल्स हैं, लेकिन स्मगलर्स कौन से होते हैं? वन हु स्मगल्स, मतलब बिना टैक्स दिए सामान का आदान प्रदान करते हैं, इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में. टैक्स की चोरी कर लेते हैं और मतलब इलीगल चीजों का व्यापार करते हैं. ऐसी चीजों का व्यापार करते हैं जो कानून ने मना किया हुआ है. उन चीजों को इस देश से उस देश से इस देश में ला रहे हैं, तो वो स्मगलिंग कहलाती है. तो होता ये भी क्रिमिनल है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि ये भागे हुए हैं, ये छुपे हुए हैं, है ना. तो ये स्मगलर तो वो हुए जो मतलब इलीगल चीजों का बिजनेस करें, तो ये भी नहीं होगा. बात करते हैं थीफ. तो थीफ क्या होता है भाई? होता ये भी क्रिमिनल है, लेकिन पॉइंट इज किसी का प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन, अगर स्मगलर की और थीफ की बात करें तो उनका काम चोरी का है. तो हो सकता है सजा काट के आए हों, लेकिन अभी भी करते हो, तो अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है, तो थीफ भी नहीं होगा. तो यहां पर बात करते हैं फ्यूजिटिव जो होता है, अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब होता है भगोड़ा, जो कानून से भागे हुए होते हैं. तो दैट इज फ्यूजिटिव. तो आंसर होगा हमारा फ्यूजिटिव. ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एक एक करके समझते हैं. तो इनके मीनिंग लिख लेंगे बेटा. इनको जो जिन का मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके मीनिंग को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए. और कोई मीनिंग आप चाहते हैं दोबारा एक्सप्लेनेशन, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. तो फील फ्री टू आस्क मी कि अगर किसी एक्सप्लेनेशन को दोबारा आप चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, मतलब जिसकी हर कोई प्रशंसा करे, हर जगह से प्रशंसा हो, ऐसा इंसान. नाउ लेट मी नो विच वन इज एप्रोप्रिएट. डिटेस्टेबल, लवेबल, डिस्टिकेबल, लोडेबल. हाँ, लेट मी नो. Let me know which one is correct.
ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, मतलब जिसकी हर कोई प्रशंसा करे, हर तरीके से प्रशंसा करे, हर तारीफ के जो काबिल है, तारीफ के लायक है। वर्दी ऑफ प्रेज, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी ढूंढना है हमें। ऑल प्रेज मतलब प्रेज वर्दी, जो प्रशंसा के लायक हो। तो हमें क्या ढूंढना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देखो, आई जस्ट हेल्प यू आउट। एक एक करके देखो, शब्दों को तोड़ना सीखो, तोड़कर समझना सीखो। अगर एबल लगा तो एबल का मतलब होता है के काबिल, एबल, इबल, सिबल, ये जो हमारे एडजेक्टिव सफिक्स हैं, ये एडजेक्टिव सफिक्स हैं, वर्ड के लास्ट में लगेंगे, वर्ड एडजेक्टिव बनेगा और इसका मतलब होता है के काबिल, वर्दी ऑफ। के काबिल मतलब वर्दी ऑफ। किस चीज के काबिल? तो ये एबल लगा। किस चीज के काबिल? तो इट मींस डिटेस्ट, डिटेस्ट के काबिल। तो अब डिटेस्ट देखो, डिटेस्ट वर्ब होती है जिसका मतलब होता है घृणा करना, ये तो शुद्ध हिंदी हो गई, नफरत करना। और अगर इसको इंग्लिश में समझें तो टू हेट, मतलब हेट करना, नफरत। तो क्या बना? नफरत के लायक। तो डिटेस्टेबल एक अपने आप में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना जिसका मतलब है नफरत के लायक, नफरत के काबिल, जिससे नफरत की जा सके। ये कह रहा जिससे तारीफ की जा सके, ये कह रहा जिससे नफरत की जा सके। कट गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, अगला देखें, डेस्पिकेबल। तो बेटा डेस्पिकेबल क्या होता है? ये वर्ड बना डिस्पाइट से। अगर हम डिस्पाइट की बात करें तो देखो, अगर हम बात करते हैं डिस्पाइट, डिस्पाइट नहीं, सॉरी, डिस्पाइज। डिस्पाइट तो होता है इन स्पाइट ऑफ के साथ लगता है डिस्पाइट, तो यहां पे हम कहते हैं डिस्पाइज। इसका मतलब भी होता है हेट, नफरत करना। तो क्या बना? के काबिल किसके? नफरत के काबिल। तो डिस्पाइज होता है, इसका मतलब भी होता है योग्य। हाँ उमंग, बिल्कुल ठीक, योग्य। ये भी नफरत के काबिल। डिस्पाइज होता है नफरत करना। हमें ढूंढना है जिसकी तारीफ हो, तो ये भी गड़बड़ हो गया। और बेटा लवेबल, एबल, एबल ये अपने आप आ गया। लव, इसे तो हर कोई जानता है, एक जो आज तक स्कूल भी ना गया होगा उसे भी पता होगा लव क्या होता है। तो लवेबल, प्यार के लायक, जिसे प्यार किया जा सके। लवली, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? लवली, प्यारा या प्यारी। तो मैं इसे कह रहा तारीफ के लायक। तो अब हमने क्या किया? तीन के मीनिंग ले लिए, और तीन के मीनिंग लिए तो हमें समझ में आ गया तीन गलत हैं। अब तीन गलत निकाल दिए, तो इसी को हम कहते हैं कि एक ऐसा मेथड कि हम एलिमिनेट करते हैं चीजों को। तो इस मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, कि एक सही निकालना है तो तीन गलत ढूंढ लो। तो तीन गलत ढूंढ लिए तो आंसर मिल गया हमारा लॉर्डेबल। तो बेटा अब इसके अंदर एबल, अब लॉर्ड। बेटा अब लैटिन लैंग्वेज के अंदर कि एक वर्ड है LAUD लॉर्ड, या LAUS लॉज, ई नहीं लगेगा, लॉज, लॉर्ड या लॉज। लैटिन लैंग्वेज के अंदर इनका मतलब ही होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। लैटिन लैंग्वेज एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, संस्कृत है, ऐसी लैटिन लैंग्वेज है। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर, लैटिन लैंग्वेज के अंदर लॉर्ड या लॉज का मतलब होता है टू प्रेज। तो इससे पता चला ये एबल मतलब के काबिल, किसके? प्रेज के काबिल। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, तारीफ के काबिल, तारीफ के लायक। उम्मीद कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगला लेते हैं। चलो, ऑफ वंस ऑन फ्री विल, ये हमारा बेसिकली थर्ड हो जाएगा, है ना? आंसर निकालिए। ऑफ वंस ऑन फ्री विल, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी, वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी।
आंसर दीजिए। ऑफ वंस ऑन फ्री विल, तो वंस मतलब किसी की भी, फ्री विल अपनी खुद की इच्छा, जो एकदम आजाद है अपने डिसीजन लेने के लिए। ये पूछ रहा है जो बिल्कुल आजाद है, ऑफ वंस ऑन फ्री विल, अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए जो आजाद है। तो अब इनके मीनिंग देख लेते हैं। ओब्लिगेटरी, तो बेटा ओब्लिगेटरी आपने वर्ड सुना होगा, ओब्लिगेशन बंधन जिसे कह देते हैं, जो चीजें अनिवार्य होती हैं। ये बंधन हुए कि जो चीजें अनिवार्य हैं, जिन्हें करना बहुत जरूरी है, जिनके बिना बात नहीं बनेगी, अनिवार्य। बेटा कंपल्सरी, कंपल्शन, ये इसका सिनोनिम। कंपल्सरी वर्ड कंपल्शन से बना, मतलब मजबूरी, जिसे करना हमारी मजबूरी बन जाए, मतलब जरूरी हो, तो जिसे करना मजबूरी हो तो ये भी कंपल्सरी, तो सिनोनिम है ये। अनिवार्य ये भी करना जरूरी है, और कंपल्सरी ये भी मजबूरी है तो भी करना जरूरी है। ये जरूरत के अकॉर्डिंग, ये मजबूरी के अकॉर्डिंग है, सिनोनिम। ठीक है, फिर लेते हैं मैंडेटरी। तो बेटा ये भी होता है, क्या कहते हैं, मैंडेट करना, ये आवश्यक, ऑफिशियली कोई चीज आवश्यक हो, ये कह रहा है ऑफिशियली कोई चीज आवश्यक हो तो मैंडेटरी। मजबूरी में कोई चीज करना जरूरी है तो मजबूरी, और अनिवार्य कोई चीज करना जरूरी है तो वो अनिवार्य, ओब्लिगेटरी। तो तीनों तो सिनोनिम हो गए, करना जरूरी हो जिसका, चाहे मैंडेटरी, चाहे कंपल्सरी, चाहे ओब्लिगेटरी। ठीक है, तो तीन हमने वर्ड निकाल दिए, तो क्या हुआ, हमने एलिमिनेट कर दिए तीन। तो अब ये तीनों कहता है ये जिसकी अपनी खुद की इच्छा हो, तो अब ये तीनों तो फिर गलत हो गए। ये कह रहा है वो जो अपने खुद के डिसीजन ले पाए, खुद की अपनी इच्छा हो, कुछ भी करे। यहां पे विल का मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, विल का मतलब है यहां इच्छा। ठीक है, अपनी खुद की फ्री विल, तो ये हो जाएगा वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी क्या होता है, स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या होता है, स्व मतलब खुद की इच्छा, स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से जो कोई काम करे, तो ऑफ वंस ऑन फ्री विल, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा किसी का भी मैं जब आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं तो उन एक्सप्लेनेशन को लिख लिया करो। ठीक है, अगला ले लेते हैं। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसका किसी भी फील्ड में लंबा एक्सपीरियंस रहा हो, वेटरन, नोविस, एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर। बताइए विच वन इज करेक्ट। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। चलो आपने बताया, अब मैं बता देता हूं एक एक करके। कहता है पूछा जिसे किसी भी फील्ड का लंबा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रैक्टिशनर्स। बेटा ये प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस वर्ड से बना, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने वाले, भाई प्रैक्टिस तो वो इंसान करेगा ना जिसे कोई चीजें आती हूं। तो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं जो किसी काम में एक्सपर्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर, कि जो इंगेज होते हैं किसी भी आर्ट में, किसी भी स्किल में, ये परफेक्ट होते हैं और उस अपनी परफेक्शन के बिहाफ पर वो अपना व्यवसाय चलाते हैं। हिंदी में बोले तो ये व्यवसायी होते हैं, ये अपने काम धंधे को देख रहे हैं, ये अपने काम धंधे को देख रहे हैं। बाकी प्रैक्टिशनर ये मेडिसिन के अंदर आता है, मेडिकल टर्म है ये एक मेडिकल टर्म है कि भाई किसी ने प्रैक्टिस किया, किसी ने अब मेडिसिन को पढ़ा, मेडिसिन को पढ़ने के बाद वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है मेडिसिन पढ़कर, तो फिर उस प्रैक्टिशनर को बेसिकली ये मेडिकल टर्म है। बाकी तो किसी कला में भी हो सकता है कि जो व्यवसाय कर रहा है उस चीज को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहा है,
आता है तो कर रहा है, तो ये तो एक्सपर्ट हुआ। तो प्रैक्टिशनर और एक्सपर्ट सिनोनिम हो गए। तो एक्सपर्ट हम सभी जानते हैं ये निपुण होता है, स्किलफुल होता है ना। एक्सपर्ट क्या होते हैं? स्किलफुल, अपने काम के अंदर एकदम निपुण। और प्रैक्टिशनर भी वही होते हैं, व्यवसायी। तो जो निपुण होते हैं वही व्यवसाय चला पाएंगे। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। ये पूछ रहा है क्या? जिसे लंबा एक्सपीरियंस हो। ये कह रहे हैं अपना काम करने वाले, निपुण होना। निपुण होना, लॉन्ग एक्सपीरियंस होना अलग बात है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, अपने आप में मीनिंग रखते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं है। अब या तो नोविस या वेटरन। नोविस का मतलब अगर मैं बोलूं तो समझाऊं तो ये होता है नो सीखिया। नोविस, नो सीखिया। नो सीखिया क्या होता है? मतलब नो सीखिया, ये नव, नव मतलब नया, नव सीखिया, ये नया सीखने की बात कर रहा है। मतलब ऐसा इंसान जो ने अभी नया नया सीखना शुरू किया है, वो इंसान जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है। तो इसको हम नोविस जो होता है, एक शिष्य, एक ऐसा बंदा जो अभी चीजों को सीखना शुरू किया है जिसने, ठीक है। तो फिर ये होगा जिसे लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसने तो भी सीखना ही, अभी अभी सीखना ही शुरू किया, तो गलत हो गया। अब जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है तो ऑब्वियस उसे एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये होता है वेटरन। आंसर होगा वेटरन। तो बेटा ये भी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है विटस। एक लैटिन लैंग्वेज के अंदर विटस का मतलब होता है ओल्ड। कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में। और उसी वर्ड से ये वर्ड बना। लैटिन लैंग्वेज के अंदर विटस का मतलब है ओल्ड। तो मतलब जो किसी काम के अंदर करते करते काफी ओल्ड, काफी मतलब एक्सपीरियंस हो गया, 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो। तो विटस का मतलब ओल्ड, मतलब जिसे लंबा एक्सपीरियंस हो, मतलब काफी समय से वहां रहा हो। तो आंसर हो जाएगा वेटरन। विटस वर्ड से बना जिसका मतलब है ओल्ड। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। प्राचीन चीजों की जो स्टडी होती है उसे बताओ। ए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। तो जूलॉजी, फिजियोलॉजी, एथनोलॉजी और आर्कियोलॉजी। जूलॉजी, फिजियोलॉजी, एथनोलॉजी, आर्कियोलॉजी। लेट मी नो द एग्जैक्ट आंसर। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बेटा। शशि रोशनी कुंजन का आंसर आया। और भी बोलो भाई, शाबाश शाबाश दे रहे हैं तो बच्चे, रिप्लाई कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। चलो आई जस्ट हेल्प यू आउट। पहले तो ये समझ लो, इसने स्टडी की बात करी है, तो स्टडी की बात कर रही है तो जनरल पॉइंट पर एक बात बोल रहा हूं। अगर स्टडी की बात हो रही है तो स्टडी का अपने आप जो मीनिंग होता है वो किस वर्ड से निकला? लोगोस से निकला। और ये किस रूप में? या तो लॉजी के रूप में सामने आ जाएगा या ओलॉजी के रूप में सामने आ जाएगा। इसका मतलब है स्टडी ऑफ समथिंग। इसका मतलब है स्टडी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की स्टडी, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की स्टडी। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि स्टडी की बात कर रहा है, तो भाई यहां पर भी लॉजी आ गया, यहां पर भी लॉजी आ गया, ओलॉजी आ गया, ठीक है। फिजियोलॉजी हो गया ओलॉजी, और एथनोलॉजी ओलॉजी आ गया। तो सबके अंदर ओलॉजी आ गया। तो स्टडी ऑफ समथिंग, तो मतलब ये सारी की सारी किसी ना किसी चीज की स्टडी है। ये सारे के सारी किसी ना किसी चीज की स्टडी है। तो किस किस की स्टडी? तो अब समझ लो, जू का अपने आप में मीनिंग होता है, जू का अपने आप में मीनिंग है दैट इज एनिमल। तो जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जू होता है ना चिड़ियाघर, तो बेसिकली वहां एनिमल्स की ही बात होती है। हम जानते हैं कि भी चिड़ियाघर जा रहे हैं, बोलते चिड़िया हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन जाकर हमें पता है चिड़ियाघर जा रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं?
बोलते हैं जानवर देखने, है ना, बोलते हैं ना चिड़ियाघर जा रहे हैं कि जानवर देखने। अगर चिड़ियाघर जा रहे हो तो चिड़िया देखो, तो अगर जानवर देखने हैं तो जानवर घर जाओ, फिर चिड़ियाघर कौन जाएगा, फिर जानवर घर जाओ। तो बेसिकली उस जानवर घर को हम चिड़ियाघर ही कहते हैं, ठीक है। तो वहीं से वर्ड निकला हमारा जू, है ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर हो गया होगा। फिजियोलॉजी, अब इसके में मैं अगर फिजियो और ओलॉजी को डिवाइड कर लो, एक PHYSIO, फिजियो, ये जो वर्ड निकला ये भी क्या कहते हैं, हमारा लैटिन लैंग्वेज का ही वर्ड है फिजियो, जिसका मतलब होता है बॉडी, शरीर, है ना। तो ये किसकी बात करेगा, बॉडी की, शरीर की बात करेगा। तो स्टडी ऑफ शरीर, तो स्टडी ऑफ शरीर बोले तो फिजिक, तो शरीर से रिलेटेड ये इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच का एक छोटा सा टॉपिक है फिजियोलॉजी, जहां पर शारीरिक संरचना से रिलेटेड स्टडी की जाती है, शरीर के अंगों से रिलेटेड स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे शारीरिक अंगों की स्टडी की बात कर रहा है और यहाँ पर एंशिएंट थिंग्स की बात कर रहा है, तो आंसर ऑब्वियस ये भी नहीं होगा। ये जानवरों की बात कर रहा है, एंशिएंट थिंग्स, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं एथनोलॉजी। तो अगर एथनो पर आते हैं तो एथनोलॉजी, तो ये जो वर्ड है ना एथनो, इसका मतलब होता है नेशन, मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब लोग। तो यहां पर बात करता है, एथनो की बात कर रहा है तो नेशन की बात कर रहा है, तो नेशन की बात कर रहा है तो वहां के लोगों की बात कर रहा है, पीपल की। तो ये होता है द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स, द स्टडी ऑफ पीपल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। कि हम जनरली ये देखते हैं कि भाई कोई शादी है, कोई बढ़िया चल रही है, कोई नहीं चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, तो लोग और उन लोगों के बीच में जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को लेकर जो स्टडी होती है दैट इज एथनोलॉजी, है ना। क्लियर हो गया होगा। तो मीन्स ये भी पुरानी चीजों की बात नहीं कर रहा है, तो ये गलत। तो आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी के अंदर एक जो वर्ड आ रहा है आर्केक, आर्केक, इस वर्ड को याद रखें, बहुत जगह आएगा ये आर्केक। इसका अपने आप में मीनिंग होता है ओल्ड, मतलब वेरी ओल्ड, जिसे हम प्राचीन कह सकते हैं। तो ये पुरातत्व विभाग का काम होता है स्टडी को करना, मतलब स्टडी को करना पुरातत्व विभाग का काम होता है। पुरातत्व मतलब पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब चीजें, पुरानी चीजों का जो विभाग होता है उसे पुरातत्व कहते हैं, पुरानी चीजें। तो और इनकी स्टडी करने वाला कौन जाएगा, मतलब पुरातत्ववादी, जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। उम्मीद कर रहा हूं आंसर समझ में आ गया होगा। आर्केक मतलब प्राचीन, मतलब पुराना, मतलब ओल्ड, मतलब पुरानी चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। अगला है वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। आंसर दीजिए। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, improvident, impractical, imprudent, impotent, impotent। बताइए आंसर। One who is too careless to plan for the future, improvident, impractical, impotent और imprudent। Think over it, think over it। सोच लिया। चलो अब हम बताते हैं एक एक करके।
पहले लेते हैं डी से, इम्पोर्टेंट। बेटा इसको बोलेंगे ना, अगर हम बोले तो इसे, ये नपुंसक होता है। ये नपुंसक होता है, इसको हम सिनोनिम बोले तो ये हो जाएगा पावरलेस, वन हु हैज नो पावर, वीक हो जाएगा, लीन हो जाएगा, दुर्बल, निर्बल, इंपॉर्टेंट। अब ये क्या कहता है, जिसे भविष्य की बिल्कुल भी चिंता ना हो, बिल्कुल केयरलेस हो अपने भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल केयरलेस हो, तो मीन्स ये तो बनेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। इम्प्रैक्टिकल, तो बेटा प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो व्यवहारिक, मतलब जिसे व्यवहार में लेकर आया जा सके। और आई एम जो होता है ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, आई एम लगकर वर्ड नेगेटिव हो जाता है, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब होता है नो। तो प्रैक्टिकल न होना, तो ये अव्यवहारिक, जिसको हम व्यवहार में ना ला सके, जिसको हम व्यवहारिक ना बना सके, जिसको हम कर ना सके, तो ये अव्यवहारिक। ये कहता है कि फ्यूचर के लिए जो बिल्कुल ही केयरलेस होता है, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब आते हैं इम्प्रूडेंट, तो इसके अंदर शुरू में ही आई एम लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो। आई एम का मतलब नो। तो बेटा प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, विवेकी, जिसके अंदर विवेक होता है, अच्छी बुद्धि होती है, तो प्रूडेंट का मतलब हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान। और आई एम लगकर इम्प्रूडेंट, तो मतलब नो वाइज, मतलब बुद्धिमानी ना होना, बुद्धिमानी ना होना, तो क्या बन जाएगा, अनवाइज। जो वाइज ना हो इसे हम क्या कहेंगे, अनवाइज, जो वाइज ना हो। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, अनवाइज है, बेवकूफ भी हो सकता है, इडियट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना, कि जो बुद्धिमान नहीं है चीजों में, ध्यान से, विवेक से काम नहीं करता। और ये कहता है फ्यूचर के लिए नहीं सोचता, तो बेसिकली वो भी, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर इस अनवाइज है तो फ्यूचर के लिए ना सोचे। लेकिन पॉइंट इज, ये स्पेशली उसकी बात कर रहा है जो फ्यूचर के लिए ना सोचे, ये स्पेशली उसकी बात कर रहा है फ्यूचर के लिए ना सोचे। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है इम्प्रूडेंट की, मतलब जो प्रेजेंट की चीजों को भी बेवकूफी से करे, फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट के लिए भी, तो मतलब ये इसका आंसर हो नहीं सकता। 3 गलत हो गए, वो आंसर हो जाएगा इम्प्रोविडेंट। चलो अब इसको भी समझते हैं। बेटा आई एम का मतलब क्या होता है, नो। प्रो, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ। इम मतलब नो, प्रो का मतलब फॉरवर्ड। इसको अलग से लिखता हूं, चलो इम्प्रोविडेंट को समझते हैं। आई एम का मतलब हो जाएगा नो, नेगेटिव प्रीफिक्स। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे की ओर। और बेटा एक वर्ड जो ये विडेंट बना है ना, ये विडर से बना, VIDR, विडर। ये जो विडर वर्ड है ना, पता है कौन सा है, जिससे वीडियो बना, इस विडर वर्ड से ही वीडियो बना, इस विडर वर्ड से ही विजुअल बना, विजुअलाइज, देखना, देखना। तो अब विडर का मतलब हो जाएगा टू सी। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं, इम्प्रोविडर, इनको जोड़ते कि भाई ना देख पाए भविष्य, आगे के भविष्य को, क्या कहता है, ना देख पाए भविष्य को, ये तो बनेगा ना देख पाए भविष्य को फ्यूचर में, तो ये बन गया इम्प्रोविडेंट। देख एटिमोलॉजी, रूट वर्ड क्लियर हुए कि नहीं हुए, 3 रूट वर्ड से एक वर्ड बन गया, तो ये विडर समझ लो, इससे वीडियो विजुअल बना, ठीक है, विजन, दृष्टि, विजन, इसी वर्ड से बना, विडर से, मतलब सेम फैमिली के वर्ड हैं ये। आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Someone who is designated to hear both sides of a dispute and make a judgment, arbitrator, counselor, manager, magistrate. Let me know the exact answer.
तो देखो एक एक करके इसे भी समझते हैं। मजिस्ट्रेट बेटा ये होता है न्यायाधीश, जो न्याय करता है, न्यायाधीश। और ये क्या कह रहा है? समवन हु इज डेजिग्नेटेड, मतलब किसी को डेजिग्नेट किया जाता है टू हियर, कि वो सुने बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऑफ ए डिस्प्यूट, मतलब दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हें सुने एंड मेक ए जजमेंट, और जजमेंट दे। तो आप कहेंगे यार जजमेंट दे तो जजमेंट का काम तो मजिस्ट्रेट का है, लेकिन पॉइंट इज भाई जज का काम, मजिस्ट्रेट का काम जजमेंट का होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा पर्सन होता है समवन जो जज नहीं है, जो मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन जज या मजिस्ट्रेट की तरफ से किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट करना जो दो पार्टीज के बीच को सामने बैठकर सुन ले। ऐसा इंसान जिसे जजेस अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन वो इंसान जज नहीं होता, ठीक है, जो दो पार्टीज के विवादों को सुनता है, तो वो सुनता है और फिर जजमेंट देता है, और वो जजमेंट को मजिस्ट्रेट को या जज को दे देता है, और उस जजमेंट को सुनाते कौन है? वो न्यायाधीश ही सुनाते हैं, लेकिन जजमेंट बनाते यही है। तो ये अपने आप में जज नहीं है, लेकिन जब दो पार्टीज के इश्यूज को सुनते हैं तो सुनकर जो जजमेंट लेते हैं उस वक्त ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर मुद्दे पर, पर्टिकुलर डिस्प्यूट पर अपना जजमेंट दे सकते हैं, दोनों तरफ की पार्टी की बात को सुनकर, ठीक है। तो मेंस ये मजिस्ट्रेट तो होगा नहीं, फिर ये तो कोई अलग बंदा है जिसे अपॉइंट किया गया है। काउंसलर, भाई ये तो काउंसलर तो कोई भी हो सकता है, मतलब वन हु काउंसिल्स, जो सलाह मशुरा देते हैं, सलाहकारी बंदे जो होते हैं, ये सलाहकारी समिति के जो बंदे होते हैं, सलाहकार होता है ये जो सलाह देता है। मैनेजर, वन हु मैनेजेस थिंग्स, ये कहीं पर भी हो सकता है। मैनेजर जो होते हैं वो किसी चीज का ये सलाह देंगे, तो भाई ये तो हो नहीं सकते इसका आंसर, ये तो जजमेंट देने वाले हो गए। मैनेजर जो मैनेज करते हैं किसी भी चीज को, तो ऑब्वियस जो मैनेज करते हैं वो मैनेजर होंगे, और वो किसी भी कंपनी का कोई भी मैनेजर हो सकता है, लेकिन वो जजमेंट नहीं देता, इसका काम जजमेंट का नहीं है, तो ये आर्बिट्रेटर होंगे। जनरली इनको हम हिंदी में बात करें तो इनको पंच भी कह देते हैं, जनरली हम इनको पंच भी कह देते हैं, लेकिन इनका जो मतलब जनरल मीनिंग है ना, इनको ऐसे मान लो मीडिएटर। कोर्ट के अंदर एक मीडिएशन सेंटर होता है, कोर्ट के अंदर एक मीडिएशन सेंटर होता है, उस मीडिएशन सेंटर के अंदर जो जज हैं, जज की तरफ से कुछ ऐसे पर्सन की नियुक्ति होती है जो दो पार्टीज के विवादों को सुनते हैं, तो इसके कहते हैं मीडिएशन सेंटर। तो उसके अंदर विवादों को सुना जाता है आमने सामने बैठाकर। तो उन मीडिएशन सेंटर के को जो मतलब कंडक्ट करते हैं, वो मीडिएटर जो कंडक्ट करते हैं, तो वो ये आर्बिट्रेटर होते हैं। आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेटर, मीडिएटर ही होते हैं, ठीक है। A person who agrees to work for somebody in order to learn a skill. A person who agrees to work for somebody in order to learn skill, कि एक पर्सन जो तैयार हो जाता है काम करने के लिए, फॉर समबडी किसी इंसान के अंतर्गत है ना, इन ऑर्डर टू लर्न स्किल किसी भी स्किल को सीखने के लिए। असिस्टेंट, प्यूपिल, अप्रेंटिस, लैकी। हाँ जी अंडरस्टैंड करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। बेटा लेकी ये होता है सर्वेंट, लेकी होते हैं सर्वेंट या फुटमैन, मतलब जो अर्दली टाइप होते हैं ना, अर्दली फुटमैन।
नौकर, सर्वेंट, वो लैकी होते हैं। और ये कोई काम अगर कहीं सीखने गया तो वो नौकर नहीं है, किसी काम को सीखने वाला है। ये ऐसा बंदा जो किसी काम को सीख ले, सर्वेंट या फूडमैन, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये कह रहा है कहीं काम सीखने वाला। पीपल क्या होता है? ये होता है शिष्य, जो ये होते हैं शिष्य। तो ये ना किसी स्किल को नहीं सीखते। जो पीपल होते हैं, वो पीपल जो होते हैं, वो स्किल को नहीं सीखते। जैसे अगर मैं बात में किसी को इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो पीपल, वो छात्र हुआ, मेरा स्टूडेंट है, वो सीख रहा है कुछ, लेकिन वो स्किल नहीं सीख रहा है। जैसे आप मेरे से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप मेरे से स्किल नहीं सीख रहे हो। समझ रहे बात को? ये आप हाथ की दस्तकारी नहीं सीख रहे हो। अगर हाथ की दस्तकारी सीखते हैं ना, तो क्या कहते हैं, फिर वो जो होंगे, वो उनकी बात कर रहा है, जो वर्क, जो हाथ की दस्तकारी सीखते हैं, किसी काम को सीखते हैं। और इंग्लिश कोई काम नहीं है, इंग्लिश कोई काम नहीं है, तो मीन्स फिर ये भी नहीं होगा। बात करते हैं असिस्टेंट, जो असिस्ट करते हैं, सहयोग देते हैं किसी काम में। ये असिस्टेंट कौन से हो जाएंगे? सहयोगी, जो किसी काम में सहयोग दें। तो मीन्स ये तो कह रहा है सीखने वाला, तो हो जाएगा अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को निमोनिक से समझते हैं बेटा। ए भी जो होता है वो नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। ए का मतलब होता है नो, ए का मतलब नो। और अप्रेंटिस के जो मानो प्रैक्टिस, अप्रेंटिस मानो प्रैक्टिस, तो मतलब प्रैक्टिस न होना। मतलब जिस इंसान को प्रैक्टिस नहीं है, जिस इंसान को प्रैक्टिस नहीं है, मतलब जो चीज नहीं जानता वो सीखना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो ये हो जाएगा अप्रेंटिस। क्लियर हो गया? ये आंसर हो जाएगा अप्रेंटिस। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आज के लिए लास्ट। हाँ जी, आज के लिए लास्ट। वन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे के वेलफेयर, कल्याणकारी कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहे। जो दूसरों के कल्याण के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए, उनके भले के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो वन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एसेटिक, ऑल्ट्रिस्ट, इगोइस्ट, हेडोनिस्ट। रिप्लाई कीजिए, आज के लिए यह अंतिम है। चलो अब मैं समझा देता हूं, एक एक करके लेते हैं इन सभी को। तो बेटा पहले लेते हैं हम हेडनिस्ट। तो इसके अंदर एक वर्ड आया हेडोन। बेटा ये ना वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। हेडोन का मतलब होता है प्लेजर, मतलब खुशी। हेडोनिस्ट मतलब पर्सन, वो पर्सन जो खुशी चाहे। ऐसा इंसान जो खुशी चाहता हो, कि उसका फोकस जो हो सिर्फ एक प्लेजर पर हो, चाहे मानसिक खुशी, सुख या शारीरिक सुख, मानसिक सुख या शारीरिक सुख, या फाइनेंशियल मतलब आर्थिक सुख। तो चाहे शारीरिक रूप से कोई सुख हो, मानसिक रूप से कोई सुख हो, या क्या कहते हैं फाइनेंशियली आर्थिक रूप से कोई सुख हो, जो लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो हेडोनिस्ट होते हैं। तो वो होते हैं हेडोनिस्ट। तो ये वर्ड बना हेडोन से, जो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। हेडोन का मतलब होता है अपना प्लेजर। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्लेजर। ठीक है। अगला आते हैं इगोइस्ट। तो ईगो का मतलब होता है सेल्फ, आई, मैं या मैंने, IST कोई पर्सन। वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। अहमवादी मतलब ये ऐसे इंसान होते हैं, दूसरों का चाहे नुकसान हो जाए लेकिन अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, वो अपना अपना सोचे।
अपना अपना सोचे, हर तरीके से ये अपना अपना सोचे। क्लियर हुआ? एसेप्टिक होते हैं जैसे तपस्वी, साधु, संत लोग जो होते हैं, ये तपस्वी लोग, साधु, संत लोग जो होते हैं, मतलब जो ये रिलीजियस पीपल होते हैं, ये धार्मिक पीपल होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, ये जो अपने धर्म के प्रति ज्यादा आस्था रखते हैं, तो ये रिलीजियस हो गए। ये कहते हैं दूसरे का भला करने वाले। जो रिलीजियस है उन्हें सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये गलत। जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है और ये सोच रहा है दूसरों के भले के बारे में, तो ये तो हो नहीं सकता। बात करें हेडोनिस्ट, ये सुख की तलाश में रहते हैं, अपने खुद के सुख की तलाश में रहते हैं, और दूसरे से भी कहते हैं भाई सुख पर फोकस करो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया ऑल्ट्रिस्ट। अब अगर इस वर्ड ऑल्ट्रिस्ट की बात करें तो ये भी क्या कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो ऑट्रुई, ये वर्ड है एक AUTRUI, एट्रुई। ऑट्रुई जो वर्ड है इसका मतलब होता है अदर पीपल। ये भी फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, अदर पीपल, दूसरे लोग, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड। तो मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए सोचे, एट्रुई से बना ऑल्ट्रिस्ट। तो ऐसा इंसान, IST पर्सन, ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों के लिए सोचे, तो मतलब परोपकारी। इसे हम कह सकते हैं ऑल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जो दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, परोपकारी जो दूसरों के ऊपर परोपकार करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए क्लास हम इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।